हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम हमारे क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, अर्थात तने में द्वितीयक वृद्धि। अर्थात तने में जो वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, वह कौन सी प्रक्रिया द्वारा होती है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ है क्या? तो सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में कंप्लीट होती है, स्टेम में भी और मूलों में भी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है तने के आमाप में वृद्धि। ठीक है, तने के आमाप में वृद्धि। ठीक है, तने के आमाप में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यदि इसकी हम परिभाषा देखें तो वह क्या है कि द्वितीयक वृद्धि कि तने में मूल में, ठीक है, तने की बात कर रहे हैं, तने में, ठीक है, स्टेम के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण द्वारा तने के आमाप में वृद्धि, तने के आमाप में वृद्धि क्या कहलाती है? द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि द्वितीयक वृद्धि के द्वारा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? तने की मोटाई में, व्यास में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हमको पढ़ना है कि तने की मोटाई में वृद्धि या आमाप में या व्यास में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तने में द्वितीयक वृद्धि को देखें तो तने में द्वितीयक वृद्धि जो है वह 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में होती है। पहला जो चरण है वह क्या कहलाता है? हमारा रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, पहला क्या है? रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। तथा सेकेंडरी जो चरण है वह क्या है? हमारा रंभवाही। ठीक है, रंभवाही, इसी को कहते हैं हम बाह्य रंभीय। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। इन दोनों क्षेत्रों में द्वितीयक वृद्धि होती है, 2 चरणों में होती है। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वह है रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, तथा सेकंड स्टेप जो है वह क्या है? रंभवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। इन दोनों के आधार पर, चरणों के आधार पर यदि हम परिभाषा दें, ठीक है, कि रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि तथा रंभवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के द्वारा, ठीक है, तने में रंभ क्षेत्र में तथा बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के द्वारा तने के आमाप में या व्यास में हुई वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब हमको दोनों स्टेप पढ़नी है। यह है कि रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा इसमें कौन कौन से ऊतकों में परिवर्तन आते हैं, तथा इसी प्रकार से हमको पढ़ना है रंभवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। तो पहला चरण जो है हमारा वह है रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, क्या है? रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। पहला जो चरण है वह है रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि पढ़ने से पहले हमको क्या है कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि द्विबीजपत्री तने की संरचना देखी थी। क्या देखी थी? द्विबीजपत्री तने की संरचना देखी थी। इसमें यदि हम प्राथमिक संरचना की बात करें, प्राथमिक संरचना की बात करें हम कि तने की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि मध्य में क्या होता है? इसका स्टील होता है। क्या होता है? स्टील होता है, तथा इसके चारों ओर, स्टील के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? इसकी प्राथमिक संरचना। शॉर्ट में बना रहा हूं मैं, स्टेम की, टीएस की। ठीक है,
ये क्या है बाहर एपिडर्मिस, क्या है एपिडर्मिस, ये क्या है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये क्या है इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन, क्या है कॉर्टेक्स वाला भाग है इसका, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाई जाती है एंडोडर्मिस पाई जाती है, क्या पाई जाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या उपस्थित होती है लेयर, पेरिसाइकल की लेयर उपस्थित होती है, तथा पेरिसाइकल के अंदर क्या पाया जाता है स्टिल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। यह वेस्कुलर बंडल डायकोट में किस प्रकार से पाए जाते हैं वलय में उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से उपस्थित होते हैं वलय में उपस्थित होते हैं, बाइपोल कोलेटरल प्रकार के होते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तथा तो ये इसके लिए द्वितीय वृद्धि के लिए यदि हम मेन मुख्य शर्तें देखें, मुख्य कंडीशन देखें, तो वह मुख्य कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स की स्थिति क्या होनी चाहिए, वेस्कुलर बंडल्स है वह कैसे होने चाहिए, कोलेटरल होने चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए कोलेटरल होने चाहिए, अर्थात ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होने चाहिए। सीधा इसके पश्चात क्या होना चाहिए, ये वेस्कुलर बंडल ओपन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए ओपन होनी चाहिए। ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के मध्य में क्या उपस्थित होनी चाहिए कैम्बियम, एधा उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है, क्या उपस्थित होनी चाहिए एधा उपस्थित होनी चाहिए। तथा जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं वह किस रूप में उपस्थित होने चाहिए रिंग फॉर्म में उपस्थित होने चाहिए, किस रूप में उपस्थित होने चाहिए रिंग फॉर्म में उपस्थित होने चाहिए। तो द्वितीय वृद्धि के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वह ये होती हैं कि वेस्कुलर बंडल जितने भी हैं, इसीलिए जो द्वितीय वृद्धि पाई जाती है डाइकोट स्टेम में हम पढ़ते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं कोलेटरल प्रकार के होने चाहिए, ओपन प्रकार के होने चाहिए, तथा रिंग फॉर्म में अर्थात वलय में उपस्थित होने चाहिए। तो इसकी ये क्या है मुख्य कंडीशन है, क्या है मुख्य कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए प्राथमिक संरचना में द्वितीय वृद्धि के लिए। इसके पश्चात हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि रंग क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो द्वितीय वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तों के अलावा यह द्वितीय वृद्धि जो है मुख्य रूप से कितने चरणों में होती है रंग क्षेत्र में 2 चरणों में होती है, कितने चरणों में 2 चरणों में होती है। पहला जो चरण है इसका वह है संवहन एधा का निर्माण, इसका निर्माण संवहन एधा का निर्माण, ठीक है, पहला चरण है रंग क्षेत्र में वह क्या है संवहन एधा का निर्माण। तथा इसका जो दूसरा चरण है सेकंड चरण है वह क्या है संवहन एधा की क्रियाशीलता, ठीक है, क्या है संवहन एधा की सक्रियता या क्रियाशीलता, इसी को कह सकते हैं हम द्वितीय ऊतकों का निर्माण, क्या कह सकते हैं द्वितीय ऊतकों का निर्माण, ठीक है। इन 2 चरणों के अंदर, ठीक है, संवहन एधा का निर्माण तथा संवहन एधा की सक्रियता 2 चरणों के अंदर कौन से क्षेत्र में रंग क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि होती है। इसका यदि हम पहला चरण देखें तो वे क्या है, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप संवहन एधा का निर्माण। अब संवहन एधा का निर्माण किस प्रकार से होता है वह हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, अंदर क्या है स्टील है, स्टील में क्या उपस्थित होते हैं हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के मध्य में एधा उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है एधा उपस्थित होती है, अर्थात जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इस प्रकार के होते हैं ओपन प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए कि संवहन एधा का निर्माण किस प्रकार से होता है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ये क्या है हमारे वेस्कुलर बंडल प्राइमरी संरचना, तो इसको हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, और ये क्या है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, क्या है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब ये है वेस्कुलर बंडल कौन से प्रकार के एंगास प्रकार के। अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के मध्य में जो एधा उपस्थित है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के मध्य में जो एधा उपस्थित होती है इस एधा को क्या कहते हैं हम इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, ठीक है, क्या कहते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, अर्थात इसको कहते हैं हम अंतःपुरीय एधा, ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम अंतःपुरीय एधा, ठीक
है, किसे कहते हैं अंतःपुरीय एधा? प्राइमरी जाइलम में प्राइमरी फ्लोएम के मध्य में, ठीक है, मेरिस्टेम से निर्मित जो एधा होती है, ठीक है, वह एधा क्या कहलाती है? हमारी अंतःपुरीय एधा कहलाती है। अंतःपुरीय एधा के पश्चात, ठीक है, ये जो एधा है ये दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में, ये देखें कि ये पहला वेस्कुलर बंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दो वेस्कुलर बंडल जो है, इन वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है, मृदुतक ऊतकों के द्वारा, मृदुतकों द्वारा एक अन्य एधा का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा ये सभी वेस्कुलर बंडल्स क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है, सभी वेस्कुलर बंडल आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इन दो वेस्कुलर बंडलों के मध्य मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित जो एधा होती है, ठीक है, दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में निर्मित जो एधा है, उस एधा को क्या कहते हैं हम? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, क्या कहते हैं इनको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अर्थात इनको कहते हैं हम अंतरातुलीय एधा। क्या कहते हैं? अंतरातुलीय एधा। इस प्रकार से स्टील के अंदर देखें हम, अर्थात वेस्कुलर बंडल्स के केंद्रीय भाग में देखें तो दो प्रकार की एधा निर्मित होती है, एक तो कहलाती है अंतःपुरीय एधा और दूसरी क्या कहलाती है? अंतरातुलीय एधा। इन दोनों एधा के निर्मित होने से यहाँ एक एधा की जो एक क्या हो जाती है? एक रिंग का निर्माण हो जाता है, एक क्या हो जाता है? रिंग का निर्माण हो जाता है। इस रिंग को ही, इस निर्मित एधा को ही क्या कहते हैं हम? संवहन एधा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रिंग को ही संवहन एधा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवहन एधा किसे कहते हैं? संवहन एधा बराबर जो होता है वह होता है अंतःपुरीय एधा, अंतःपुरीय एधा तथा अंतरापुरीय एधा, अंतरापुरीय एधा, ठीक है, दो एधा निर्मित हुई हमारी, अंतःपुरीय एधा तथा अंतरापुरीय एधा के निर्माण के द्वारा स्टील के अंदर, रंध्र के अंदर एक एधा की एक वलय निर्मित हो जाती है। उस एधा की वलय को ही क्या कहते हैं हम? संवहन एधा या संवहन एधा वलय कहते हैं। इस प्रकार से रक्त क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि का पहला चरण पूर्ण होता है, वह क्या होता है? संवहन एधा का निर्माण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। संवहन एधा किसे कहते हैं? दोबारा से सुन लें कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के मध्य अपशिष्ट मेरिस्टेम से निर्मित जो एधा होती है वह क्या कहलाती है? अंतःपुरीय एधा तथा दो वेस्कुलर बंडलों के मध्य में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित जो एधा होती है उसे क्या कहते हैं? अंतरापुरीय एधा। अंतःपुरीय एधा तथा अंतरापुरीय एधा के द्वारा एक एधा वलय का निर्माण होता है। इस एधा वलय को क्या कहते हैं हम? संवहन एधा कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन एधा कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संवहन एधा का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब संवहन एधा के वलय के निर्माण के पश्चात अगर हम देखें तो संवहन एधा में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारी संवहन एधा निर्मित हुई है, संवहन एधा वलय निर्मित हुई है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के मध्य दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 टाइप सेल्स उपस्थित होती हैं। पहले प्रकार की जो कोशिका होती है उनको कहते हैं हम तर्कुल रूपी कोशिकाएं, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं? तर्कुल रूपी कोशिकाएं, अर्थात फ्यूजिफॉर्म सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल? फ्यूजिफॉर्म सेल्स। तथा दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हम रश्मि आरंभिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं? रश्मि आरंभिकाएं, अर्थात रे इनिशियल, ठीक है। दो प्रकार की ये कोशिकाएं पाई जाती हैं संवहन एधा में, ठीक है। पहली तो होती है फ्यूजिफॉर्म सेल्स और दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वह कौन सी होती हैं? रे इनिशियल रश्मि आरंभिकाएं होती हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं इसमें तने के अंदर, ठीक है, जो जितने तर्कों का निर्माण होता है उसमें सहायक होती है। तर्कों की कोशिकाएं जो हैं किस रूप में? अनुदैर्घ्य रूप में क्या होती हैं? विन्यासित होती हैं, ठीक है। किस रूप में व्यवस्थित होती हैं? अनुदैर्घ्य रूप में व्यवस्थित होती हैं। और यह कोशिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से किसका निर्माण करती हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण करती हैं, ठीक है। किसका निर्माण
निर्माण करती है फ्यूजिफॉर्म सेल, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम अर्थात द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करती है। इधर जो रश्मि आरंभिक कोशिकाएं होती हैं यह मुख्य रूप से किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कौन से रूप में अरेंज होती हैं, अनुप्रस्थ रूप में अरेंज होती है तथा इन कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, इन कोशिकाओं के द्वारा द्वितीयक ऊतकों के मध्य में, इसमें द्वितीयक ऊतकों के मध्य में किसका निर्माण होता है, द्वितीयक मज्जा रश्मियों का निर्माण होता है। अर्थात यह जो कोशिकाएं हैं वे निश्चय है किसमें निर्माण सहायक होती हैं, द्वितीयक मज्जा रश्मियां के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये संवहन निधा में जो है हमारे दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स और रे इनिशियल सेल्स। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि संवहन निधा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया होगा आपको। संवहन निधा के निर्माण के पश्चात हमारा जो सेकेंड स्टेप है रक्त क्षेत्र में वृद्धि का, वह क्या है, संवहन निधा की सक्रियता। ठीक है, क्या है, संवहन निधा की सक्रियता। अब यहाँ देखते हैं कि संवहन निधा की सक्रियता जो होती है, संवहन निधा की सक्रियता में किसका निर्माण हो जाता है, हमारा वेस्कुलर कैम्बियम का। इसका निर्माण होता है, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है। और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली जो कोशिकाएं हैं वह कौन सी कोशिकाएं हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स, तथा दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रे इनिशियल सेल्स कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होता है, डिवीजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। एक तो कहलाती है डॉटर सेल, ठीक है, क्या कहलाती है, डॉटर सेल कहलाती है, संतति कोशिका कहलाती है, तथा जो दूसरी कोशिका कहलाती है वे क्या कहलाती है, सेकेंडरी टिश्यू मदर सेल्स। ठीक है, कौन सी कोशिका कहलाती है, सेकेंडरी टिश्यू मदर सेल्स कहलाती है, अर्थात द्वितीयक ऊतक मात्र कोशिकाएं, जिसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली जो कोशिका उपस्थित होती है वह कोशिका उपस्थित होती है सेकेंडरी जाइलम मदर सेल। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम मदर सेल, तथा दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, सेकेंडरी फ्लोएम मदर सेल। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम मदर सेल्स। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम मदर सेल्स और सेकेंडरी फ्लोएम मदर सेल। अर्थात जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं उनके द्वारा निम्न ऊतकों का, निम्न कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब इनकी कोशिकाओं की तरफ देखें तो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के द्वारा इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से देखें कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है कहां पर उपस्थित होती है, स्टील के अंदर उपस्थित होती है। अब वेस्कुलर कैम्बियम में जैसे जैसे डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से डिवीजन होते रहते हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के द्वारा बाहर की ओर, किसके बाहर की ओर, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर तथा अंदर की ओर, दोनों ओर से द्वितीयक ऊतकों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाहर की ओर और अंदर की ओर। वेस्कुलर कैम्बियम के जो हमारी मदर सेल्स हैं वो बाहर की ओर जो है मुख्य रूप से किसका निर्माण करती हैं, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम मदर सेल्स जो है वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर किसका निर्माण करती हैं, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की ओर जो सेकेंडरी जाइलम मदर सेल्स कोशिकाएं हैं वह अंदर की ओर किसका निर्माण करती हैं, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम में संवहन निधा की सक्रियता से तने के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। डायग्राम में देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारे संवहन निधा निर्मित हुई थी, ठीक है, ये क्या है हमारी संवहन निधा। ठीक है, ये क्या है, संवहन निधा। ठीक है, संवहन निधा जो है इसकी सक्रियता से देखें, ठीक है, तो संवहन निधा की सक्रियता से ये है, सॉरी ये क्या है हमारी संवहन निधा। ठीक है, ये है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स और रे इनिशियल सेल्स। फ्यूजिफॉर्म सेल्स के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती
होती है हमारी मदर सेल। एक तो सेकेंडरी जाइलम मदर सेल्स और एक सेकेंडरी फ्रॉम मदर सेल। सेकेंडरी जाइलम मदर सेल जो है समय एधा के अंदर की ओर, इसकी ओर अंदर की ओर देखें तो अंदर की ओर किसका निर्माण कर ली थी, ये जो लेयर है हमारी, इसकी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम। क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। तथा समय एधा के बाहर की ओर, समय एधा के बाहर की ओर देखें तो किसका निर्माण हो जाता है, हमारा सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इस प्रकार से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम अर्थात द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है और तने की मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये वृद्धि केवल अभी कौन से क्षेत्र में हुई है, हमारे रंध्र क्षेत्र में। स्टील वाला जो एरिया है, केंद्रीय भाग होता तने का, उसके अंदर वृद्धि हो जाती है और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब वेस्कुलर मेम्ब्रेन में हमारे दूसरी ओर कोशिकाएं होती है, रे इनिशियल्स। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, रे इनिशियल्स होती हैं, जो कि मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यह मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, रे इनिशियल्स के द्वारा सेकेंडरी टिश्यूज के मध्य अर्थात द्वितीयक ऊतकों के मध्य, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के मध्य जो होता है, इसका निर्माण हो जाता है। ये अनुप्रस्थ रूप से किसका निर्माण कर लेती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज अर्थात द्वितीयक मज्जा रश्मियों का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, द्वितीयक मज्जा रश्मियों का निर्माण करती है। इस प्रकार से रंध्र क्षेत्र में क्या हो जाती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम कि इस रंध्र क्षेत्र में द्वितीयक की वृद्धि के पश्चात हमारा दूसरा चरण जो होता है वह होता है रंध्रवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, रंध्रवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। अब जो होता है, यह जो होता है, ये द्वितीयक वृद्धि जो होती है रंध्र के आउटसाइड में होती है। कहाँ पर होती है, रंध्र के आउटसाइड में होती है। आउटसाइड की बात कर रहे हैं हम, तो रंध्र के आउटसाइड में क्या उपस्थित होता है, हमारा कॉर्टेक्स। क्या उपस्थित होता है, ये पूरा जो भाग है वह क्या उपस्थित है, हमारा कॉर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है, कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स में क्या होता है, रंध्रवाही क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है। रंध्रवाही क्षेत्र द्वितीयक वृद्धि में दो चरण होते हैं। पहला जो चरण है वह क्या है, फैलोजन का निर्माण अर्थात काव्यजन की उत्पत्ति। ठीक है, काव्यजन की उत्पत्ति। तथा दूसरा जो चरण है वह होता है काव्यजन की सक्रियता। क्या है, काव्यजन की सक्रियता। काव्यजन को हम बोलते हैं फैलोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलोजन। ठीक है, अब इस फैलोजन का निर्माण, काव्यजन का निर्माण किस प्रकार से होता है वह देखें कि हमारे रंध्र क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि हुई है। ठीक है, रंध्र क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि हुई है, मतलब केंद्रीय भाग के स्टील वाले क्षेत्र में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो चुका है। अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का जैसे निर्माण होता है, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, तो इसकी जो तने की मोटाई है केंद्रीय भाग में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अब केंद्रीय भाग में जैसे ही यहाँ से ये मूव करेगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसके कारण कॉर्टेक्स के ऊपर, कॉर्टेक्स कोशिकाओं के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, पड़ेगा प्रेशर। ये तो लिमिटेड है, इधर से वृद्धि हुई है, अंदर से हम प्रेशर देंगे तो एक तो बल फोर्स लगता है। ठीक है, अब द्वितीयक ऊतक क्या करते हैं, कॉर्टेक्स वाली कोशिकाओं के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्रतिबल लगता है तो कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर वाली कोशिकाएं, यहाँ वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, यह कोशिकाएं क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, विभजोत की हो जाती है, अर्थात यह क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, दोबारा से सुन लें, काव्यजन का निर्माण कैसे होता है कि रंध्रवाही क्षेत्र में द्वितीयक ऊतकों के निर्माण से, ठीक है, कॉर्टेक्स पर क्या होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल उत्पन्न होने के कारण कॉर्टेक्स के आउटर लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इसकी सक्रियता से ये क्या हो जाती है, बाहर की ओर, कॉर्टेक्स के बाहर की ओर एक परत का निर्माण होता है। इस परत को क्या कहते हैं हम, ये बीच की परत है, ठीक है, एक परत का निर्माण होता है। इस परत को क्या कहते हैं हम, फैलोजन अर्थात काव्यजन। यहाँ दिखाया है देखो, फैलोजन। ठीक है, किसकी सक्रियता से, कॉर्टेक्स की सक्रियता से आउटर लेयर की ओर एक और परत का निर्माण होता है। एक स्तरीय परत को क्या कहते हैं हम, फैलोजन कहते हैं। अब फैलोजन का निर्माण हो चुका है। अब फैलोजन की
सक्रियता से, ठीक है। फेलोजन की सक्रियता से किसका निर्माण होता है हमारे, फेलोजन की सक्रियता से, इसकी सक्रियता से अंदर की ओर, फेलोजन के अंदर की ओर को किसका निर्माण होता है, फेलोडर्म का, किसका निर्माण होता है, फेलोडर्म का निर्माण होता है, तथा फेलोजन के बाहर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर फेलोडर्म और बाहर की ओर क्या होता है, फिलम का निर्माण होता है, ठीक है। तो फेलोजन की सक्रियता से देखें हम तो अंदर की ओर किसका निर्माण हो जाता है, बाहर की ओर तो किसका निर्माण होता है, फिलम का, ठीक है, तथा अंदर की ओर, किसकी ओर, अंदर की ओर किसका निर्माण होता है, फेलोडर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तीन परत जो निर्मित हुई है हमारी, फिलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ठीक है। कौन कौन सी परत, फिलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म, ठीक है, प्लस फेलोडर्म, ये तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस कार्बन की सक्रियता कह ले या कह दें हम परिडर्म का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो दोबारा से सुन ले, ब्रह्मवायु क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि किस प्रकार से होती है, द्वितीय ऊतकों के निर्माण के कारण द्वितीय ऊतक जो है कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर प्रतिबल उत्पन्न करते हैं, प्रतिबल उत्पन्न होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो आउटर मोस्ट की कोशिकाएं वो कैसी हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक होने के कारण इसके बाहर की ओर एक और परत का निर्माण होता है, इस परत को क्या कहते हैं, फेलोजन कहते हैं। फेलोजन की सक्रियता से बाहर की ओर फिलम और अंदर की ओर किसका निर्माण हो जाता है, फेलोडर्म का निर्माण होता है। फिलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ठीक है, तीनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि विलंब क्षेत्र और ब्रह्मवायु क्षेत्र में द्वितीय की वृद्धि के कारण तने के व्यास में, तने की मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को आमापमुखी वृद्धि को क्या कहते हैं, हम द्वितीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, तने में द्वितीय वृद्धि। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तने में द्वितीय वृद्धि पढ़ा, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।